जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपको वॉइस नहीं आ रही तो आप बिल्कुल अब बता रहे हैं, आप इतनी देर से मैं बोल रहा था। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एसएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है जी। अब आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। अगर सुन पा रहे हैं तो बता दें जी कि हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो आप सारों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और उम्मीद है आप सारे कल वाला जो टॉपिक था उसको रिवाइज करके आए होंगे। अगर आपने रिवाइज किया और आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लें। और अगर आपने रिवीजन किया, कोई डाउट नहीं है, तो भी बता दें मैसेज में लिख के भी हाँ सर, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें सारी चीज क्लियर है। तो मेरे को भी वहां पे अंदाजा रहे कि आप सारे मेरी बात जो है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो फटाफट से मेरे को वहां पे आप बता दें प्लीज। सारे जने आंसर करें जी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं डाउट है तो ही बताते चले भी हाँ जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है तो अपन अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो कल हमने क्रेनियल नर्व्स है वो पढ़ी थी। उससे पहले हम दूसरे टॉपिक पढ़े। हम आज पढ़ते हैं ऑटोनोमिक, या उससे पहले हम आईसीपी पढ़ते हैं। चलो, एक बेसिक सा टॉपिक है, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। चलो ठीक है जी, आपको कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके वर्ड के अनुसार ही वहां पे हम बात करते हैं। इंट्रा का मतलब हो गया इनसाइड। क्या मतलब हो गया? इनसाइड। क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब हो गया स्कल। तो मतलब क्रेनियम या स्कल के अंदर प्रेशर। क्रेनियम या इसी को हम बोल देते हैं स्कल। और प्रेशर मतलब प्रेशर, कि जो वहां पे हड्डियों का बना हुआ जो स्कल आपको पता है, जो हम स्काल्प के नीचे जब हम देखते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है? हमें वहां पे स्कल मिलता है। उस स्कल के अंदर जो प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है। अब ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये कहता है जो ब्रेन है, जो ब्रेन है उसको वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए वहां पर जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई किसको? ब्रेन को। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपरली हो रही है। वो इसी वजह से हो रही है, आपके अंदर मेरे अंदर इसी वजह से हो रही है क्योंकि वहां पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल वहां पर रहे। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब वो प्रेशर है तो हम जो है उसको मरकरी के अंदर ही मानेंगे। तो जी हम लिख देंगे कि ये प्रेशर है, तो ये जी के अंदर वहां पे हमें देखने को मिलेगा। अभी कहते हैं ये जी के अंदर है, तो ये कितना होना चाहिए प्रेशर नॉर्मली? तो हम इसको मानते हैं 5 से लेके 15 जी वहां पे ये प्रेशर होना चाहिए। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होना चाहिए? 5 से 15 होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर जाए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिएंट जाएगी, वो सारी चीजें जाएगी ब्रेन के अंदर।
तो इसलिए वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए कौन जरूरी है, वहां पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहां पर जरूरी है। यहां तक बात क्लियर होगी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका, सारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को होने के लिए कौन जरूरी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर है क्या, क्रेनियम या स्कल के अंदर जो प्रेशर है उसी को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। और ये प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 5 से लेके 15 mm ऑफ मरकरी या mm ऑफ Hg वहां पे ये देखने को मिलता है। ये हमने बिल्कुल बेसिक सी बात वहां पे की है। अब ये कहता है कि इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को हो रही है, इसको हम सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन भी बोल देते हैं। परफ्यूजन का मतलब है ब्लड सप्लाई, किसको, तो सेरिब्रल टिश्यू। तो सेरिब्रल टिश्यू कौन है, सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन को, यही तो हमने लिखी है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, या हम लिख दे सेरिब्रल टिश्यू जो परफ्यूजन है वो। सेम ही बात है जी यहाँ पे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी। चाहे सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, चाहे सेरिब्रल ब्लड फ्लो, इस टिश्यू परफ्यूजन को हम क्या लिख सकते हैं, सेरिब्रल ब्लड फ्लो। या ब्रेन को ब्लड सप्लाई के लिए कौन जरूरी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जरूरी है। यहां तक बात समझ में आई है क्या, ये बेसिक सी बात वहां पे आपको समझ आनी चाहिए। ये बात समझ में आई है आपको, बताए। हाँ जी, सारे जने मेरे को बताएं जी कि बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ठीक है, अपने सही ट्रैक पे हैं। नहीं आ रही तो फिर रिपीट कर दो। किरण जी 3 बारी रिपीट कर दी, आपके आने के बाद में ही 2 बारी कर दी। आप लेट वाला बोलोगे तो वो भी आप आने के 2 बारी होगी। अब हाँ जी, सारों को वेरी गुड इवनिंग जी। सुनिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा स्कल है, ये चमड़ी को ऊपर वाली को हटा दे तो जो हड्डी का वहां पे ढांचा है जिसको हम स्कल या क्रेनियम बोलते हैं, इसके अंदर के प्रेशर की बात कर रहे हैं। इस प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा अच्छा, आप अभी आए, 2 किरण है, 2 किरण तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है कोई नहीं, चलो। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब है कि जो हमारी क्रेनियम है, ठीक है, उस क्रेनियम के अंदर जो हमारा स्कल है, क्रेनियम कह दो चाहे स्कल कह दो, क्या है, हड्डियों का ढांचा है। जो हमने कल बोला था कि ये फ्रंटल, यहाँ पर बोन होगी, इसके अलावा यहाँ पर पेराइटल, टेम्पोरल, ठीक है, ऑक्सीपिटल, ये बोन है। इसी बोन वाला जो ये गोल गोल वहां पे स्कल है, इसी को हम क्रेनियम बोल देते हैं। इसके अंदर के प्रेशर को बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये कहता है भी ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, ये क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर पढ़ना। कहता है कि जो हमारा ब्रेन है उसको इनफ ब्लड सप्लाई या प्रॉपर ब्लड सप्लाई, या हम इसको थोड़ा सा टर्म के अंदर यूज करें तो सेरिब्रल ब्लड परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब है ब्लड सप्लाई। तो सेरिब्रल परफ्यूजन हो रहा है किसको, ब्रेन टिश्यू को, तो हमने बोल दिया सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन या सेरिब्रल ब्लड फ्लो। उसके लिए कौन जरूरी है, वहां पे नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होना चाहिए, तब जाके वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी। तो फिर हमें ये लगा भी यार, आप कह रहे हो कि नॉर्मल होनी चाहिए, तो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए फिर, तो हमने बता दिया जी 5 से लेके 15 ऑफ मरकरी या ऑफ Hg, जो भी आप बोलो, Hg मतलब मरकरी है, तो ये होना चाहिए। अभी तक हमने इतनी बात की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात वहां पे आपको क्लियर है। अब बताएं किरण जी, यहां तक बात क्लियर है, अभी जो 2-3 बात बताइए वो क्लियर है। अब वहां पे हमें ये देखना है कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता किससे है, कंपोज्ड ऑफ, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो किससे मिलके बनता है, ठीक है, किससे मिलके बनता है, तो पहला ब्रेन टिश्यू से, जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनसे, दूसरा ब्लड प्रेशर से, तीसरा CSF से। ब्रेन टिश्यूज, ब्लड प्रेशर और CSF, इन तीनों से। और मेरी एक हल्की सी रिक्वेस्ट है, आज वाला
जो टॉपिक है ये आईसीपी वाला, ये आधा नर्वस सिस्टम जो है वो यही कवर करेगा। ठीक है, आईसीपी बड़ा होगा कम हो, आईसीपी बड़ा होगा, स्ट्रोक हो सकता है मरीज में, सीजर्स आ सकते हैं मरीज में, एन्यूरिज्म हो सकता है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को पूरे फोकस के साथ कंटिन्यूअसली पूरा फोकस बना के पढ़ें, यहीं से ही क्वेश्चन आने हैं जी। अब मान के चलो अगर नर्वस सिस्टम में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन इस आईसीपी से रिलेटेड ही वहां पे पूछे जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और ये बेसिक है, मतलब नर्वस सिस्टम समझना, आईसीपी हमें पता होगा तो ही हम वहां पे उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको ऐसा नहीं कि आप वीडियो लगा के छोड़ के दूसरे काम करने लग जाओ, साथ में समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा है वीडियो बंद करके दूसरे काम कर लेना, तो ताकि वो काम तो आप ढंग से कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने पूरा फोकस जो है वो रखना है, तो ही आपको बात समझ में आएगी। एक दो बातें आगे पीछे होगी तो नहीं समझ में आएगी। तो अब ये कह रहा है ब्रेन टिश्यूज, अब ये कहता है ब्रेन टिश्यूज जो आईसीपी हमारा है, उस आईसीपी का जो प्रेशर है 5 से 15, उसको बनाने में 78% तक रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन टिश्यूज। कौन है रिस्पॉन्सिबल? ब्रेन टिश्यूज 78% तक। 12% काम करेगा जी वहां पे कौन? ब्लड प्रेशर। और 10% काम करेगा कौन? सीएसएफ। कौन करेगा? सीएसएफ। अब इस बात की गहराई को समझिएगा कि ये क्या चीज बता रहा हूं मैं। ये कहता है कि जो नॉर्मल सी वहां पे आईसीपी है, उस नॉर्मल आईसीपी को मेंटेन रखने के लिए वहां पे ब्रेन टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है 78%। इसका मतलब 78% चांस है कि अगर ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई भी दिक्कत हुई, ब्रेन टिश्यू में इंजरी हुई, वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ, वहां पे स्वेलिंग हो गई, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रल इडीमा वगैरह बोलेंगे, उन सारी कंडीशन में आईसीपी जो है वो नॉर्मल लिमिट से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा हो गया? ब्रेन टिश्यूज। ब्रेन टिश्यू में इन्फ्लामेशन, तो देखिएगा हमने एनसेफेलाइटिस या एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस ये पढ़े थे, उसमें मैंने बोला था वहां पर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, आईसीपी वहां पे बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेन टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग आ गई वहां पे, इस वजह से हो गया। दूसरा, ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन के अंदर सीवियर हाइपरटेंशन है और लंबे समय तक हाइपरटेंशन है, ये आईसीपी को अफेक्ट कर सकती है, आईसीपी को बढ़ा सकती है। याद रखना, अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, लंबे समय तक रहता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। ऐसा होगा तो आईसीपी बढ़ेगा। दूसरी बात याद रखना, इसलिए बीपी इंपोर्टेंट है वहां पे। तीसरा है सीएसएफ, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमने अभी बताई थी आपको पहले बात, आज से शायद परसों की क्लास में सीएसएफ के ऊपर बात की थी। सीएसएफ, अगर हम जो पढ़ते हैं हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोसेफेलस जिसको आप बोलते हो, उस सीएसएफ में अगर वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया फ्लो के अंदर, फ्लो में क्या आ गया? ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब वो फ्लूइड एक जगह पड़ा, आगे नहीं जा पा रहा, आईसीपी बढ़ जाएगा, याद रखना। दूसरी बात, सीएसएफ बन रहा है, लेकिन जो हमने सब ड्यूरल साइनसिस पढ़े थे, जब हमने मेनिंजिस बताया था कि ये वहां पे ड्यूरामेटर है, इसके नीचे वाले को सब ड्यूरल, यहाँ पे साइनसिस हैं जिनके थ्रू वहां पे सीएसएफ जाएगा और ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। अगर उन सब ड्यूरल साइनसिस जो है वो ब्लॉक हो गई, वहां से वो नहीं जा पा रहा है, आईसीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा, सीएसएफ ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, निकल कम रहा है, बढ़ ज्यादा रहा है लेकिन ब्लड में एब्जॉर्ब कम हो रहा है, तो सीएसएफ ज्यादा होगा, वहां पे उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वहां पे आईसीपी बढ़ सकता है। सबसे कम चांसेस हैं कि सीएसएफ में कम ज्यादा होंगे, तो सिर्फ 10% चांस है आईसीपी बढ़ने की। बीपी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, सीवियर हो गया, तो आईसीपी में चेंज होने के चांसेस है 12%। लगभग लगभग 1/4, ओ सॉरी, वहां पे 80%, मतलब वहां पे 80% चांसेस हैं किसके? ब्रेन टिश्यू में कुछ भी दिक्कत होने से आईसीपी बढ़ जाएगा। तो हमें इस फोकस इस चीज पे ज्यादा रखना है कि ब्रेन टिश्यूज में कुछ भी होगा आईसीपी बढ़ेगा।
अब हम न्यूरो में ब्रेन टिश्यूज की तो बात करेंगे, कभी ब्रेन टिश्यू में ट्रॉमा हो जाएगा, कभी ब्रेन टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कभी इडीमा हो जाएगा, उन सारी ही कंडीशन में आईसीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बिल्कुल बेसिक सी बात है वो आपको बताई। ठीक है, अब आ जाओ कि अगर आईसीपी बढ़े तो क्या होगा। ये लो जी, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी। अब ये कहता है जब आईसीपी इंक्रीज होगा तो लगभग लगभग सारी ही बार सेरिब्रम में मतलब ब्रेन के अंदर इडिमा हो जाएगा, वहां पर इडिमा स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से वहां पर आपको आईसीपी है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। आईसीपी इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो लगभग लगभग पूरे पूरे चांस है वहां पे कि उस मरीज में सेरिब्रल इडिमा हुआ है। इसलिए हम इन दोनों को आपस में चेंज कर लेते हैं। कभी हम सेरिब्रल इडिमा बोलते हैं तो उसका मतलब होता है आईसीपी इंक्रीज है, यहां बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी, इसका मतलब सेरिब्रल इडिमा हो गया उस मरीज में। ये वाली बात वहां तक जो है वो आपके दिमाग में अभी बैठ जानी चाहिए कि ये दोनों एक ही बात है। बस ये मैं यही बताना चाह रहा हूं कि दोनों को हम इंटरचेंज यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास सवाल ये आ गया कि अगर आईसीपी बढ़ता है हमें कैसे पता लगेगा कि आईसीपी बढ़ेगा। तो ये कहता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमें सबसे पहले इसको हम बोलेंगे अर्ली एंड रिलायबल, ये जल्दी भी पता लगेगा और वहां पे इसके ऊपर भरोसेदायक है, ये रिलायबल है, ये रिलायबल इंडिकेटर है। ये रिलायबल इंडिकेटर है किसका, इंक्रीज आईसीपी का। अगर किसी मरीज में आईसीपी बढ़ रहा है तो हमें सबसे जल्दी कैसे पता लगेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाएगा। ये रिलायबल भी है, ऐसा नहीं है कि कोई और बात होगी उस वजह से वहां पे ये हुआ होगा ना। अर्ली भी है, रिलायबल इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है, आईसीपी बड़े होने का इंडिकेटर है। कौन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज में क्या हो रहा है, ऐसा होगा कि वहां पर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किससे चेक करते हैं हम, जीसीएस से, पढ़ चुके हम ग्लास कोमा स्केल, जीसीएस से चेक करते हैं। तो जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है तो जीसीएस का स्कोर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जीसीएस का स्कोर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगा हमारे दिमाग में आता है कि कॉन्शियसनेस कम होने से क्या सिम्टम वहां पर आएंगे, मरीज कैसा वहां पर फील करेगा। तो सबसे पहले हमें अल्टर्ड या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का बताने वाला कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। वो मरीज बेचैनी शो करेगा, हाथ पैर मारने लग जाएगा, वहां पे उठ के खड़े होने की कोशिश करने लगेगा कि छोड़ दो मुझे बस, है ना। रेस्टलेसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है जी। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कह दो या वहां पे कह दो डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस डिक्रीज लेवल या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे हम कैरेक्टराइज करेंगे, रेस्टलेसनेस से। किससे करेंगे, रेस्टलेसनेस से। ये दोनों ही पूछे जाने वाले सवाल 1000 बार पूछे गए हैं। इंक्रीज आईसीपी में अर्ली इंडिकेटर क्या है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर दूसरा क्वेश्चन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज वहां इज कैरेक्टराइज बाय या अर्ली कैरेक्टराइज बाय या अर्ली साइन ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस। ये है वहां पे अर्ली। यहां तक सारे साथियों को बात क्लियर है, मेरे को बता दो।
ठीक। अब ये पर्सन जब रेस्टलेसनेस, बेचैनी शो करेगा, इसके साथ साथ और क्या शो कर देगा? मरीज बोलेगा मेरे को हेडेक हो रहा है। क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है मेरे को। दूसरा सिम्टम हेडेक। तीसरा सिम्टम नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या है? नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है। अब एग्जाम में बाबा फरीद ऐसे पूछ लेता है नोजिया एंड वोमिटिंग, लेकिन डेप्थ की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। जब भी आईसीपी बढ़ा हुआ होगा, वहां पर विदाउट नोजिया जो है वो वोमिटिंग होगी। विदाउट जो नोजिया है वो वोमिटिंग होगी। कि डायरेक्ट वोमिटिंग होगी, कोई नोजिया फील नहीं होगा। आईसीपी में ये होता है प्रैक्टिकली, ये होता है। ठीक है। अगर एम्स पूछेगा, नॉरसेट में पूछेगा, तो वो सिर्फ वोमिटिंग देगा, नोजिया नहीं देगा आईसीपी इंक्रीज में। लेकिन बाबा फरीद अगर यहाँ पे ये दे तो आपने इसको सही करना, वहां पे ये किंतु परंतु मत करना, भाई नोजिया होता ही नहीं जी इसके अंदर। वो नहीं मानता ऐसी चीजें, वो बस नोजिया वोमिटिंग लिख देगा, वो वहां पे कोई गौर नहीं करता भी क्या लिख रहे क्या नहीं। लेकिन असल में क्या होगा, विदाउट नोजिया वहां पे वोमिटिंग होगी, और फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, जोर से, पूरे जोर से वहां पे वोमिटिंग होगी, फोर्सफुल वोमिटिंग होगी। और इसी वोमिटिंग को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। जैसे रॉकेट चलती है ना, प्रोजेक्ट होती है जैसे, वहां पे फोर्सफुली जो है वो वोमिटिंग देखने को मिलेगी, याद रखना। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पूरे फोर्स के साथ इस तरह से वोमिटिंग करेगा, मतलब मरीज इस तरह से सीधा वोमिटिंग, वहां पे जोर से वोमिटिंग करेगा, विदाउट नोजिया होगी, फोर्सफुल होगी। इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, याद रखना। यहाँ पे एक पीडिया का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट्स, 1 साल तक के बच्चों के अंदर, मतलब कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर अगर आईसीपी बढ़ी हुई है, तो हमें जो उसके ये फोंटानेल आप पढ़ रहे होंगे, ये यहाँ पे जो फ्यूचर्स होते हैं जिनको हम फोंटानेल वहां पे बोलते हैं, कि यहाँ पे ये वाला फोंटानेल है, एंटीरियर फोंटानेल, पोस्टीरियर फोंटानेल, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये फोंटानेल है, ये बल्ज होने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए लगते हैं, उसको बोलते हैं बल्जिंग फोंटानेल। क्या बोलेंगे? बल्जिंग फोंटानेल। ये याद रख लेना जी, हो सकता है आपने पीडिया में बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जिन्होंने अभी पीडिया नहीं पढ़ी है उनके लिए है, याद रखना। अगर इन्फेंट का पूछे इंक्रीज आईसीपी बल्जिंग फोंटानेल, क्या आएगा? बल्जिंग फोंटानेल। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए चिल्ड्रन के अंदर, क्या पूछा जाए? चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन में इंक्रीज आईसीपी का क्या है? वोमिटिंग। क्या होगा? वोमिटिंग। अगर पूछा जाए कि वहां पे इन्फेंट में बल्जिंग फोंटानेल, चिल्ड्रन के अंदर वोमिटिंग, क्या होगा? वोमिटिंग। ये वाली बात याद रखना जी, ये हमें वहां पे देखने को मिलेगी, वोमिटिंग। हेडेक होगा। इसके अलावा मेनिंजाइटिस वाले सिम्टम आ जाएंगे इसके अंदर, जो मेनिंजियल हम इरिटेशन में बोल रहे थे ना, मेनिंजियल इरिटेशन वाले। अब याद करो कौन कौन से हैं मेनिंजियल इरिटेशन वाले, लिख के बताओ तो। मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है किसी में, तो क्या सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे, बताएं? मेनिंजियल इरिटेशन के क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? नचल रिजिडिटी, वेरी गुड शिखा सलूरिया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और
करनी साइन नहीं है, कर्निंग साइन है। कर्निंग साइन, नचल रिजिडिटी, हेडेक, हेडेक। ब्रुजिन्स्की ने आपका क्या बिगाड़ा है बताओ मेरे को? ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव कर्निंग साइन और नचल रिजिडिटी, ये तीन मेनिंजियल इरिटेशन को शो करते हैं। किसको? मेनिंजियल इरिटेशन को। ये आएंगे इसमें, जब आईसीपी बढ़ेगा तो मेनिंजियल इरिटेशन वाले साइन भी आएंगे, ये भी याद रख लेना। ये तो हमने अर्ली की बात की है। किसकी बात की है? अर्ली की बात की है वहां पे। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात करते हैं लेट साइन की। किसकी बात करते हैं? लेट साइन की। लेट साइन की, ठीक है, लेट साइंस। अब इसके अंदर वहां पे पेशेंट होगा कंफ्यूज्ड। पेशेंट कैसा रहेगा? कंफ्यूज। या मरीज जा सकता है कोमा में। मरीज या तो कंफ्यूज है या जा सकता है कोमा में। अब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट साइन में, अर्ली में इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, लेट साइन में जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम आता है कुशिंग ट्राइड। याद रखना जी, कुशिंग ट्राइड, याद रखो ये बात। कुशिंग ट्राइड, ये वहां पे पूछा जा सकता है। अब ट्राइड का मतलब होता है थ्री। तो हमें यहाँ पे तीन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक, दो और तीन। तो हमें तीन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, देखिएगा। पहला कहता है इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। मतलब जो हमारा बीपी है 180 बाई, ओ सॉरी 120/80 हम बोलते हैं, इसमें ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है, ये तो पता है आपको। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, 120/80, इसको माइनस करें तो कितना आएगा? 40। ये 40 क्या चीज है? इस जो सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटाते हैं उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या वर्ड बोलते हैं? पल्स प्रेशर। क्या बोल दिया? पल्स प्रेशर। क्या वर्ड बोल दिया? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब हो गया सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को घटा दो, उसको बोल दिया पल्स प्रेशर। यहां तक बात क्लियर? अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर किसी का बीपी डायस्टोलिक तो 90 है, लेकिन जो सिस्टोलिक है वो 170 आ गया, 170/90। अब ये पल्स प्रेशर को आप देखो तो 170 माइनस 90 करो 80 आएगा। अब पल्स प्रेशर वहां पे उसमें ऊपर 40 था, इसमें 80 हो गया, वाइड हो गया, इनके बीच का फर्क क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वाइड पल्स प्रेशर बोलते हैं इसको, कि इनके बीच में जो फर्क ज्यादा आने लग जाता है उसको बोलते हैं वाइडन पल्स प्रेशर। यहां पे यही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ रहा है, डायस्टोलिक इतना नहीं बढ़ता। डायस्टोलिक को 10 बढ़ा है, लेकिन ये 120 से 50 बढ़ गया, 170 हो गया। इसको बोल देते हैं सेकंड वाइडन, मतलब उनके बीच में गैप हो गया है। वाइडन पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर है वो क्या हो गया है? वाइडन हो गया है। वाइडन पल्स प्रेशर। दो। तीसरा, हार्ट के ऊपर क्या फर्क आएगा? हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ये तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलके क्या बनाते हैं? कुशिंग ट्रायड। पता नहीं कितनी बारी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, वाइडन पल्स प्रेशर और ब्रेडिकार्डिया, तीन है कुशिंग ट्रायड। ये लेट साइन है, याद रखना। अर्ली में पूछा गया और वहां पे कुशिंग ट्रायड लिखा हुआ है, चूज नहीं करना है। ये कैसा साइन है? लेट साइन है। कैसा साइन है? लेट साइन है। यहां तक बात क्लियर है क्या? सारों को बताएं।
सारे जने बताए, जितने भी साथी देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो अभी आपको अर्ली साइन पता लग गया, लेट साइन वहां पे आपको पता लग गया जी। ठीक, अभी हम ये देखते हैं कि ऐसे मरीज जिनके अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक, उनमें आईसीपी बढ़ने से उसको रोका जा सकता है क्या? कैसे ही करके उसको कैसे ही करके रोका जा सकता है क्या? तो देखते हैं। ये कहता है, एक वहां पे हमें ये याद रखना है, किसी भी मरीज में जब इश्चीमिया होती है, इश्चीमिया आपको पता ही है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, वहां पे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है, उसको बोलते हैं इश्चीमिया। जब इश्चीमिया होगा तो अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। किसका लेवल कम होगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो ब्लड में ही तो ऑक्सीजन है, जब ब्लड कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन भी क्या पहुंच रही है? कम पहुंच रही है। O2 वहां पे कम है, जब ब्लड कम पहुंच रहा है तो वहां से ब्लड वापिस भी तो कम आएगा। कम आएगा तो यहाँ पे क्या बढ़ रही है? CO2 बढ़ रही है। क्या बढ़ती है? CO2। अब CO2 वहां पे इकट्ठा होने लगी, CO2 रिटेंशन हो गया, ऑक्सीजन वहां पे कम है, यही तो इस्कीमिया में होता है। अब क्या दिक्कत होगी? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो आपने ये याद रखना है कि ये वेजो डाइलेट करती है या वेजो डाइलेशन करती है। ये क्या करती है? वेजो डाइलेशन। CO2 क्या करेगी? वेजो डाइलेशन कर देगी, वेसल को क्या कर देगी? वहां पे डाइलेट कर देगी, जिससे कि ब्लड जो है वो ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वेसल को जैसे ही उसने डाइलेट किया, ये वेजो डाइलेशन जैसे ही वहां पर होगा, यह आईसीपी को इंक्रीज कर देता है। ये किसको इंक्रीज कर देगा? आईसीपी को इंक्रीज कर देगा। किसको इंक्रीज कर देगा? आईसीपी को। इसका मतलब हमें उस मरीज में CO2 का लेवल बढ़ने नहीं देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? वहां पर आईसीपी बढ़ जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर वहां पर CO2 बढ़ी तो वहां पे आईसीपी भी बढ़ जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर CO2 बढ़ रही है, ब्रेन टिश्यूज में, तो वहां पे क्या बढ़ जाएगा? आईसीपी बढ़ जाएगा। तो ब्रेन के अंदर हमने अगर CO2 को बढ़ने से नहीं रोका तो आईसीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इसका इलाज क्या करें? जो ऑक्सीजन कम है वो ज्यादा दें उसको। तो हम यहां पर क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये हम वहां पे यूज करते हैं। तो अगर नॉर्मल PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो कितना है? 35 to 45 mm ऑफ Hg, 35 से 45 ऑफ Hg नॉर्मल PCO2 होता है। नॉर्मल कितना होता है? 35 से 45। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और जो PO2 है, ये हम यूजुअली मोर देन 60 mm ऑफ Hg से ज्यादा रखते हैं आईसीपी वाले में। अब बात को समझिएगा, अब हम क्या चाहते हैं कि PCO2 कम रहे, जिससे कि वेजोडाइलेशन कम हो और आईसीपी बढ़े ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे लिए आइडियल है PCO2, वो हमें रखना है 30 to 35 mm ऑफ Hg। ये हमें रखना है PCO2, कम रखना है। नॉर्मली तो 35 से 45 होता है, लेकिन हम इसको 35 से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी मदद से? O2 एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑक्सीजन देंगे मरीज में, मरीज में क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। O2 एडमिनिस्ट्रेशन, हमें O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ऑक्सीजन देंगे मरीज को, जिससे कि ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो वहां पे CO2 है वो ज्यादा बाहर जाएगी। तो वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना रखना है? 30 से 35 mm ऑफ Hg। कैसे? ऑक्सीजन देके।
यहां तक बात क्लियर है क्या आपको सारों को? बताए। इसका मतलब हमें अवॉइड करना है इस्चीमिया। इस्चीमिया होने नहीं देनी है। नहीं होने देंगे तो ही तो वहां पे जो है वो आईसीपी को बढ़ने से रोका जा सकता है। एक। दूसरा, सीजर्स। दूसरा क्या है? सीजर्स। अगर किसी मरीज में सीजर्स आ रहे हैं तो ये सीजर्स जो है ये भी आईसीपी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देगा? आईसीपी को बढ़ा देता है। किसी मरीज में दौरे आते हैं तो वो भी आईसीपी को बढ़ा सकता है। तो ऐसा मरीज जिसके अंदर वहां पे आईसीपी बढ़ने का रिस्क है, वो हमारे पास एडमिट है, उसमें वहां पे हमें डर है कि आईसीपी ना बढ़ जाए। हम किस चीज को रोकेंगे? सीजर को। सीजर को रोकने के लिए कौन सी दवाई देंगे? एंटी सीजर। एंटी सीजर। अब इस एंटी सीजर को हम एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं। एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, या एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट्स, एक ही नाम वहां पे है सारी चीजें। एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वल्जेंट। ठीक है, ये हम उस मरीज में पहले ही चला देते हैं। सीजर का वेट नहीं करते कि इसमें सीजर आएगा तब हमें वहां पे एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्जेंट चलाएंगे ना। आईसीपी बढ़ने का डर है, पहले ही वहां पे क्या चला दो? सीजर्स के लिए वहां पे एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्जेंट है, ये चला दो। तो पहला हमने इसीमिया देख लिया, दूसरा हमने देख लिया वहां पर सीजर्स। तीसरा, फीवर एंड वहां पे चिल। यहाँ वहां पे बोल देते हैं कि इसको फीवर एंड चिल्स है। ठीक है, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कंपी लगने को आप क्या बोलते हो वहां पे? शिवरिंग बोलते हो। समझ जाओगे शिवरिंग। तो ठीक है, फीवर एंड शिवरिंग। जो ये फीवर है और शिवरिंग है, ये वहां पे इंक्रीज करते हैं आईसीपी को। कौन इंक्रीज करेगा? फीवर और शिवरिंग। फीवर और शिवरिंग जो है वो आईसीपी को क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाली दवाई दे दो, पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। और शिवरिंग को कम करने के लिए हम वहां पर देंगे मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट। क्या देंगे? मसल रिलैक्सेंट। तो हमने वहां पर एंटी एपिलेप्टिक भी दे दी, एंटी पायरेट भी दे दी, और मसल रिलैक्सेंट है ये शिवरिंग से बचाने के लिए मरीज में दे दी ताकि आईसीपी ना बढ़े। हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहली हमने हाई ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, ताकि पीसीओ2 30 से 35 ही रहे। ठीक है। दूसरा हमने वहां पे क्या करना है? दूसरी चीज एंटी वहां पे सीजर मेडिकेशन देनी है। तीसरा वहां पे हमने क्या करना है कि एंटीपायरेटिक और मसल रिलैक्सेंट देनी है ताकि बुखार और शिवरिंग ना हो। फिर आगे चौथी बात, हम यहाँ पे जो ये इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में क्या होगा? वहां पे जो है वो सूजन आनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर एंटी इन्फ्लामेटरी देनी है। कौन सी देनी है? एंटी इन्फ्लामेटरी। कौन सी देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी। कौन सी दे रहे हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी। अब एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए हम वहां पर देंगे स्टीरोइड्स, कोर्टिकोस्टीरोइड्स। कौन सी दे रहे हैं? कोर्टिकोस्टीरोइड्स। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेशन है, मतलब ये क्या करती है? डिक्रीज स्वेलिंग। और हमने बताया था ब्रेन टिश्यू में जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से आईसीपी बढ़ता है। तो हम उस स्वेलिंग को, इडीमा को कम करने के लिए क्या दे रहे हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हमें क्या देना है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। अब मरीज में जो सेरिब्रल इडीमा हुई है, ब्रेन में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या देंगे? डाईयूरेटिक्स।
क्या देंगे? डायूरेटिक्स। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो वो निकालने के लिए हमें क्या देनी है? डायूरेटिक्स। अब ये कहता है डायूरेटिक्स भी कौन सी देंगे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। कौन सी? ऑस्मोटिक। मतलब ऐसी डायूरेटिक्स जो हाइपरटोनिक हो, जो ब्लड से ज्यादा वहां पे गाढ़ी हो। तो जैसे ही हम उसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देंगे तो वो ब्लड से ज्यादा गाढ़ी है, वो क्या करेगी? ब्रेन के अंदर जाएगी और जो फ्लूइड पड़ा है उसको ब्लड में ले आएगी। क्यों? जब ये ब्लड में होगी तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो ये कम वाली की तरफ से फ्लूइड अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो ब्रेन में फ्लूइड पड़ा है उसको किस में लेके आ रही है? ब्लड में लेके आ रही है, और ब्लड से किडनी के रास्ते यूरिन के रूप में बाहर भेज देगी। इसलिए वहां पे हम कौन सी डायूरेटिक देते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम मैनिटोल। क्या नाम है? मैनिटोल। याद रखना जी। हम इसके अंदर क्या देते हैं वहां पे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसका नाम है मैनिटोल। क्या नाम है? मैनिटोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आ गया मैनिटोल। इसके अलावा बिल्कुल ग्लिसरोल। ग्लिसरोल ये उस मरीज को पिलाया जाता है। मैनिटोल आईवी रूट से जाएगी, ग्लिसरोल मुंह से पिलाई जाएगी उसको। ठीक है, अगर मुंह से वहां पे एनजी ट्यूब लगी है तो एनजी ट्यूब से देंगे वहां पे। तो ये ग्लिसरोल और मैनिटोल, इसमें भी मेन याद रखना आपने मैनिटोल। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, मैनिटोल दी जाती है डायूरेटिक्स के लिए। ठीक है, और बीपी बढ़ने से हमने बताया था, ब्लड प्रेशर है वो 12% तक उसके अंदर चांस है आईसीपी बढ़ाने का। तो हम वहां पे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। अब देखिएगा हम इसको रिवाइज करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव बीपी कम करने वाली दवाई, क्योंकि बीपी अगर बढ़ गया तो आईसीपी बढ़ जाएगा, हमने बताया था। क्या आईसीपी बढ़ने के लिए ब्रेन टिश्यू, सीएसएफ और ब्लड प्रेशर तीनों काम करते हैं। तो बीपी को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव। जो फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, इडीमा हो रखी है ब्रेन में, उसको कम करने के लिए मैनिटोल दे दिया, या वहां पे ग्लिसरोल। मेन याद रखना मैनिटोल। एंटी इन्फ्लामेटरी, जो वहां पे इन्फ्लामेशन हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फिर फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, तो हमें फीवर नहीं होने देना, ये सारी चीजें होने से पहले देनी है। तो एंटीपायरेटिक, मसल रिलैक्सेंट देंगे शिवरिंग को कम करने के लिए, सीजर्स को रोकने के लिए एंटी सीजर्स वहां पर देंगे। ठीक है, इस्कीमिया को वहां पे रोकने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा देंगे, हाई ऑक्सीजन देंगे, जिससे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 32-35 ही रहे वहां पे। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है जी। यहां तक सारों को बात क्लियर है क्या? मेरे को बता दें। हमें ये तो हमने देख लिया, अभी ये चीजें हैं वो हमें पहले ही दे दो, मरीज को स्टीरॉइड दे दो, डायूरेटिक्स दे दो, ये दे दो। ठीक है, दे दी। क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज है जिसके करने से आईसीपी बढ़ जाता है तो उनको रोकना पड़ेगा? तो ऐसी एक्टिविटीज कौन सी है? अवॉइड कर दो। किस किस को अवॉइड कर दो? अवॉइड कफिंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग। ठीक, कफ, खांसी करने से आईसीपी बढ़ेगा, स्नीजिंग करने से वहां पे आईसीपी बढ़ेगा, और डेफिकेशन, जब स्टूल पास करेंगे तो वहां पे जोर लगाने पे आईसीपी बढ़ सकता है। अब देखिएगा, स्ट्रेनिंग से बचाना है कि उसको जोर ना लगे वहां पे, तो वहां पर क्या दे सकते हैं? लग्जेटिव्स दे सकते हैं। लग्जेटिव, ये स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, तो लग्जेटिव दे दिया। कफिंग और स्नीजिंग के रोकने के लिए हम एंटी कोल्ड आती है, उसके अंदर कौन सी है? एंटी हिस्टामीन्स। एंटी हिस्टामीन्स ये दे के रखते हैं, जिस तरह ये सिट्रीजिन वगैरह है, ये एंटी हिस्टामीन है। तो कफिंग स्नीजिंग के रोक सकते हैं हम एंटी हिस्टामीन दे के वहां पे, और वहां पर स्ट्रेनिंग के लिए लग्जेटिव्स वगैरह है वो वहां पे हम दे सकते हैं। ये वाली बात यहां तक क्लियर है।
जब आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी है अगर, तो उसको पोजीशन कौन सी दे दें, उसको पोजीशन कौन सी दे दें? याद रखना, ब्रेन की कोई भी दिक्कत हो, कि ब्रेन में सर्जरी हो रखी है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसी ब्रेन से रिलेटेड हो, कभी भी उस मरीज का सिर जो है वो नीचे नहीं करना है। ट्रेडलैंडबर्ग पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कभी भी नहीं देनी है इस जब भी ब्रेन की बात आएगी। तो आईसीपी बढ़ा हुआ है तो पोजीशन क्या देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। यूजुअली हम अप टू 30 डिग्री तक हेड एलिवेट रखते हैं, अप टू 30 डिग्री तक हम हेड एलिवेट रखेंगे, अप टू 30 डिग्री तक, ठीक है। तो सेमी फाउलर पोजीशन, आईसीपी बढ़ा हुआ है तो किसको रोकना है? कफिंग को, स्नीजिंग को, स्ट्रेनिंग, हर वो एक्टिविटी रोकनी है जिससे कि वहां पे इंट्राथोरेसिक या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? एक सक्शनिंग से रिगार्डिंग एक बात आती है जो याद रखना है, इससे भी इंपॉर्टेंट है ये बात, सक्शनिंग। तो हम दो तरह से सक्शनिंग करते हैं, एक तो नेजल सक्शनिंग और एक करते हैं ओरल सक्शनिंग। नेजल सक्शनिंग और ओरल सक्शनिंग, दो सक्शनिंग हम वहां पे करते हैं, नेजल और ओरल। तो अगर तो मरीज आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें नेजल सक्शनिंग है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कभी भूल के भी नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेजल सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके अंदर? इंक्रीज आईसीपी में। इंक्रीज आईसीपी में भूल के भी नाक से वहां पे सक्शन नहीं करना है, याद रखना। अब आगे बात ओरल। वैसे तो हम बोलते हैं कि हम यूजुअली 10 सेकंड तक वहां पे सक्शन करते हैं, लेकिन पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 15 सेकंड तक सक्शन करते हैं। लेकिन जब आईसीपी बढ़ा हुआ हो तो मैक्सिमम हाईएस्ट 10 सेकंड तक ही करनी है, नेवर एक्सीड 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड से ज्यादा कभी भूल के भी वहां पर सक्शनिंग नहीं करनी है, ओरली कभी भूल के भी नहीं करनी है, किसी भी कंडीशन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी। आईसीपी बढ़ता है सक्शनिंग करने से, क्या बढ़ेगा? आईसीपी। इसलिए जब भी आप सक्शनिंग करोगे उससे पहले और बाद में O2 देनी है, उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। क्या करना है? हाइपर ऑक्सीजनेट। जब उसको सक्शनिंग देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है? उसमें ऑक्सीजन देना है पूरा, उसकी 100% तक सेचुरेशन गई, फिर 10 सेकंड से कम कम में सक्शनिंग करनी है, फिर जैसी सक्शनिंग की वापस वहां पे ऑक्सीजन लगानी है, उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करना है ताकि वहां पे आईसीपी ना बढ़े। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें कि हाँ ये वाली बात मेरे को समझ नहीं आई, तो अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं, बताते चले जी। ठीक है जी। अब अपन इसको एनकेलेक्स में ही पढ़ लेते हैं भी, क्या कुछ बताता होगा अपने, देखते हैं। ठीक। इंक्रीज आईसीपी में बी कोज्ड बाय ट्रोमा। ट्रोमा हो गया तो ट्रोमा में कहां होगा? ट्रोमा ब्रेन टिश्यू में, तो 78% वहां पे यही कारण रहेगा कि वहां पे ब्रेन टिश्यू को कुछ होगा। हेमरेज, हेमरेज होने से क्या होगा?
जो टिश्यूज है वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, आईसीपी बढ़ जाएगा। कोई ट्यूमर वगैरह है तो ये भी टिश्यू के ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि इसका साइज बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। हाइड्रोकेफेलस, अगर वहां पर सीएसएफ का सर्कुलेशन बढ़ गया तो हो गया। अगर हेड जो ब्रेन के अंदर इडीमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहां पे ये चीज देखने को मिल सकती है। तो सारी हमने बात कर ली कि ले दे के ब्रेन टिश्यू में कोई भी दिक्कत हो, ट्यूमर हुआ तो कहाँ होगा, ब्रेन टिश्यू में, तो ब्रेन टिश्यू के अंदर इश्यू हो गया। हाइड्रोकेफेलस मतलब वहां पे सीएसएफ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हेमरेज हो सकता है वहां पर, तो उससे भी टिश्यू के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हो सकता है। इंक्रीज आईसीपी, क्या दिक्कत क्या होगी, कैन इम्पेड मतलब डिक्रीज कर देता है किसको, सर्कुलेशन टू दी ब्रेन, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन अगर वहां पे नहीं हो रहा है, सीएसएफ जो सब ड्यूरल साइनसेस है उनके अंदर नहीं जा रहा है, तो ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रेन स्टेम है ये कंप्रेस होगा, डेथ होगी। अभी हमें ब्रेन स्टेम पता ही नहीं है होता है क्या, हमने पढ़ा ही नहीं, हम पढ़ेंगे अभी। अभी हम ब्रेन के अंदर जा ही नहीं रहे, अभी तक तो ऊपर ऊपर ही घूम रहे हैं हम कि ब्रेन टिश्यू में ये हो गया वो हो गया, है क्या है वो देखेंगे। अब आगे बात इंपॉर्टेंट, असेसमेंट, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा हुआ मिल जाए या डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा हुआ मिल जाए, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज आईसीपी, चाहे मोस्ट सेंसिटिव कह दो चाहे मोस्ट रिलायबल कह दो, एक ही बात है। और ये अर्लीस्ट इंडिकेटर है जो हमें ये बताएगा कि वहां पे आईसीपी बढ़ गया है। और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो गई है, तो हमें पता लगेगा रेस्टलेसनेस से, किससे, रेस्टलेसनेस से, ये भी याद रख लेना जी, बात बताई हुई है आपको, रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। अब आगे बात हेडेक, बिल्कुल हेडेक होगा, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न हो जाएगा, क्या होगा देखेंगे, अभी हमें नहीं पता। दूसरा, राइज इन ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ेगा, आपको पता है कौन सा बीपी बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, विद वाइडनिंग पल्स प्रेशर, सिर्फ यही बढ़ रहा है, इसलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। इसी को हमने बोला था वाइडन पल्स प्रेशर, क्या बोला था, वाइडन पल्स प्रेशर। स्लोइंग ऑफ पल्स, ब्रेडिकार्डिया, क्या वर्ड हो गया, ब्रेडिकार्डिया। अब ये अर्ली है कि लेट, आपको पता है लेट है, तो ये तीनों, ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सिस्टोलिक, वाइडन पल्स प्रेशर, दो ये, और तीसरा स्लोइंग ऑफ पल्स, क्या हो गया, कुशिंग ट्राइड, क्या वर्ड है, कुशिंग ट्राइड, ये क्या हो गया, कुशिंग ट्राइड हो गया, क्या हो गया, कुशिंग ट्राइड। बुखार हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ गया, वोमिटिंग हो सकती है, बिल्कुल। प्यूपिल चेंज, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, प्यूपिल चेंज क्यों, कहता है कि जैसे ही आईसीपी बढ़ेगा, यह जो क्रेनियल नर्व थर्ड है जो कि प्यूपिल का साइज चेंज करवाती है, जो प्यूपिल का साइज चेंज कराती है वो कौन है, क्रेनियल नर्व थर्ड। यह क्रेनियल नर्व थर्ड है वो कंप्रेस हो जाती है, क्रेनियल नर्व थर्ड क्या हो जाएगी, कंप्रेस। जब क्रेनियल नर्व थर्ड कंप्रेस हो जाएगी तो वहां पे जो क्रेनियल नर्व थर्ड कंप्रेस होने से जो प्यूपिल है वो डायलेट ही रहेंगे। आप लाइट भी डालोगे तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है ये एक आंख में हो तो हम बोलेंगे यूनिलेटरल, ठीक है, तो यूनिलेटरल वहां पर फिक्स्ड, मतलब वो प्यूपिल वहां पर ना तो कम हो रहे, फिक्स हो गए, वहां पे डायलेट हुए, फिक्स, फिक्स डायलेट पड़े, लाइट डाल रहे से फिक्स पड़े, डायलेटेड, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलेगा जिस साइड की नर्व, क्रेनियल नर्व थर्ड कंप्रेस होगी उस साइड का, ठीक है। तो इसलिए वहां पे प्यूपिल के अंदर चेंज हो जाएगा कि वो डायलेट रहेंगे, यहां पे लिख देते अपने फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, जो डायलेट है और वो फिक्स डायलेट ही हुए हुए हैं, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा, डायलेटेड फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल है वो वहां पे पड़े, ठीक। लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वाइडन पल्स इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वाइडन पल्स प्रेशर, और वहां पर स्लोड हार्ट रेट, इंपॉर्टेंट है जी, कुशिंग ट्राइड की बात है ये, ठीक है।
अब देखिएगा अदर साइन, अदर साइन में वीकनेस टू हेमीप्लेजिया, या तो वहां पर एक साइड में वीकनेस होगी या वहां पे हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया का मतलब है वन साइड पैरालाइसिस, वन साइड पैरालाइसिस, वन साइड पैरालाइसिस, हेमीप्लेजिया का मतलब हो गया वन साइड पैरालाइसिस। तो ये कहता है वहां पर पैरालाइसिस हो सकता है। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार जाता है जिसको, तो उसके पीछे कारण इंक्रीज आईसीपी का ही रहता है। तो अगर हेमीप्लेजिया वगैरह हो गया तो हम बोलते हैं स्ट्रोक हो गया जी वहां पे, ये हो सकता है। पॉजिटिव बेबिन्स की रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स? पॉजिटिव बेबिन्स की रिफ्लेक्स, अभी बात करते हैं जी इसके ऊपर। डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर, अब आपको पता लगा अगर वहां पर डीसेरिब्रेट आ रहा है तो हमें 2 नंबर देने हैं, डीकोर्टिकेट आ रहा है तो 3 नंबर देने हैं। इसका मतलब जीसीएस क्या होने लग गया? डाउन आने लग गया, क्योंकि अगर वहां पर ये आने लगे इसका मतलब जीसीएस डिक्रीज हो रहा है। नहीं तो क्या आता? ओबे कमांड 6 नंबर मिलते, लेकिन अब यहाँ पे 2 और 3 नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब वहां पर किसका चेंज होने किस में चेंज होने लगे? आई वहां पर जो है एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंज होने लग गया। ठीक है, हाँ। फिर सीजर्स, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे, ये वहां पे हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेबिन्स की रिफ्लेक्स की। किसकी बात करते हैं? बेबिन्स की रिफ्लेक्स। ये बेबिन्स की रिफ्लेक्स जो है वो 2 इयर्स तक, कितने साल तक? 2 साल तक के बच्चों में तो है नॉर्मल, 2 साल तक के बच्चों में क्या है? नॉर्मल है। लेकिन 2 साल के बाद में अगर ये दिखता है तो ये वहां पे ब्रेन डैमेज को या ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर है उसको बताता है। अब इसके अंदर क्या करना है? कहता है ये उसका पैर है, मरीज का क्या है? पैर है ये, ठीक है। अब उसके पैर पे ये लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है। यहां से उसको एक कोई भी वहां पे स्टिमुलेट करने के लिए हमने वहां पे कोई भी चीज ले ली, मान लो आप ये ले लो, हैमर ले लो। तो हैमर से वहां पे आपने इस तरह से करते हुए और बीच में से आना है, लेटरल जाते हुए इस तरह से बीच में वहां पे स्टिमुलेट करेंगे। तो उसका जो अंगूठा होगा, ठीक है, अंगूठा है वो इस तरह से उल्टा फ्लेक्स हो रहा है, इस तरीके से ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डोर्सिफ्लेक्शन। किसका? अंगूठे का। अंगूठे को बोलते हैं ग्रेट टो, मोटा टो, मतलब जो पैर की उंगलियां उनको टो बोलते हैं, तो अंगूठे को बोल दिया मोटी उंगली, तो ग्रेट टो। ग्रेट टो का क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो। अब बच गई उंगलियां, उंगलियां इस पंखे की तरह इस तरह से वहां पे फैल जाएगी, उसको बोलते हैं फैनिंग ऑफ टोज। तो जो पीछे बच गई टोज उनका तो हो जाएगा फैनिंग, फैल जाएगी, और अंगूठा क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। लिख देता हूं, डोरसी फ्लेक्शन, मतलब फ्लेक्शन का उल्टा हो जाएगा, डोरसी फ्लेक्शन ऑफ ग्रेटर टो, ग्रेटर टो, अंगूठे का डोरसी फ्लेक्शन, एंड फैनिंग, फैल रही है, फैनिंग ऑफ रिमेनिंग टोज, जो पीछे 4 उंगलियां बच गई वो फैली हुई दिखेगी, रिमेनिंग टोज। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है और उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा है, ये ब्रेन डैमेज को बताती है। अब हमारे अंदर, अब आपके मन में आ रहा होगा फिर हम कैसे करते होंगे? अगर हमारे अंदर इस तरह से करे तो हम इस तरीके से वहां पे नीचे की तरफ उंगलियां लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? उंगलियां और अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, फ्लेक्स करेंगे हम। क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे। मान लो ये यहाँ पे, ये तो हम ऐसे ऐसे करेंगे वहां पे कि ना, ऐसे भाई मत करो, है ना। तो ये चीज अपोजिट है, ये अगर हो रही है तो ये एबनॉर्मल है, ये बेबिन्स की रिफ्लेक्स को बताती है। यहां तक बात क्लियर है? क्या मेरे को बता दें, यहां तक बात क्लियर है तो बोले। बताएं जी, सारे जने बताएं, बात क्लियर है तो। एक एक बात जितनी कभी पढ़ी है सारी बात आपको क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो आप पूछ लेना भी।
ठीक है। भी कहता है इंटरवेंशन, कि अगर किसी में आईसीपी बढ़ा है हमने क्या करना है, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो मॉनिटर करना है, और किसको प्रिवेंट करना है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी आपको पता है, भी ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो जाएगा, ये भी आपको बताया हुआ है। ये कहता है अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोरफिन सल्फेट, मोरफिन सल्फेट नहीं देनी है, क्योंकि मोरफिन सल्फेट का साइड इफेक्ट तो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो उसको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया तो मरीज में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होने से क्या हो जाएगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज आईसीपी, ये आईसीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये मॉर्फिन सल्फेट नहीं देनी है, ये बात याद रखना। ठीक है। सेकंड, हमने मेंटेन करना है, सारी बातें बता दीजिए आपको। मेंटेन करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना, 30 to 35 mm ऑफ Hg। नॉर्मल होता है 35 से 45, यहां पे हम पार्शियल प्रेशर कम रख रहे हैं। क्यों, ताकि कम रखने से क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि CO2 क्या करती है, वेजो डायलेशन, तो इसको कम रख रहे हैं तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, और इस वजह से क्लाइंट के अंदर आईसीपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये बात हमने बताई हुई है, ऑक्सीजन वहां पर आपको ज्यादा देनी है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है मरीज को। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि अगर वहां पर फीवर हुआ तो आईसीपी बढ़ जाएगा, इसलिए हम वहां पे एंटीपायरेटिक दे के रखते हैं, अभी चार्ट बताएगा ये। प्रिवेंट शिवरिंग, शिवरिंग से बचाना है मरीज को, नहीं तो क्या हो जाएगा, आईसीपी बढ़ेगा। तो शिवरिंग से बचाने के लिए क्या बताया था, मसल रिलैक्सेंट, क्या बताया था, मसल रिलैक्सेंट, ये देना है जी। डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, उसको कैसे एनवायरमेंट प्रोवाइड करो, काम, शांत एनवायरमेंट, काम, डार्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करो उसको, डार्क एनवायरमेंट। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक कर लो, कोई इलेक्ट्रोलाइट की तो दिक्कत नहीं है, एसिड बेस बैलेंस, कहीं एसिडोसिस वगैरह नहीं है। ठीक है, आई इनटेक आउटपुट चेक कर लो। अब उस क्लाइंट में देखो आईसीपी बढ़ा हुआ है, मतलब फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, ठीक है, ब्रेन में, तो हमें फ्लूइड कम देना है, तो सिर्फ 1200 ml फ्लूइड देते हम, कितना देंगे, 1200 ml ही फ्लूइड देना है वहां पे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जो वहां पे स्ट्रेन करना, जब वहां पे स्टूल पास करते हैं तो जोर लगाना, ये रोकना है, अवॉइड करना है। इसके लिए हमने बताया था लग्जेटिव्स देंगे मरीज को, क्या देंगे, लग्जेटिव्स। फिर कफिंग और स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग वहां पे नहीं करनी, इसके लिए मैंने बताया था एंटी हिस्टामीन्स, एंटी हिस्टामीन्स ये देंगे हम मरीज को। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड वालसल्वा मैनुअर, वालसल्वा मैनुअर क्या होता है, डीप ब्रेथ लेके होल्ड कर लो और नीचे की तरफ जोर लगाओ, ऐसा करने से क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। कभी नहीं करना, नहीं तो आईसीपी बढ़ जाएगा, इसलिए अवॉइड करो, किसको, वालसल्वा मैनुअर को अवॉइड कर दो। ठीक है, क्योंकि आईसीपी बढ़ा देता है वहां पर, ये चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट इसने पॉइंट में क्या बताया है, फॉर द क्लाइंट विद इंक्रीज आईसीपी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, कितना, 30 to 40 डिग्री, वहां पर एग्जाम में यूजुअली वो 30 तक ही पूछता है, तो 30-40 आपको पता है हेड एंड एलिवेट करना है। अवॉइड द ट्रेडल वर्क पोजीशन, सिर नीचे नहीं करना कभी भी, याद रखना। और प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड हिप्स। अब मेरे को एक बात बताओ, आप कितना पढ़ते हो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है, ये बताओ इसने ये बात क्यों लिखी है, प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड हिप्स, क्यों लिखी है इसने ये बात, कि फ्लेक्शन, नेक और हिप का फ्लेक्शन नहीं करवाना है, करवाने से क्या हो जाएगा बताओ।
बताओ जी। आईसीपी इंक्रीज होगा नहीं। आईसीपी इंक्रीज होना अलग बात है, पहले ये बताओ कि नेक और हिप के फ्लेक्शन करने से क्या दिक्कत होगी। मतलब कि अगर हम हिप और नेक फ्लेक्स करा रहे हैं तो उससे क्या होगा। कल ही बताया था जी आपको, अगर आपको याद हो तो, वहां पर मेनिंजियल इरिटेशन होगी। मेनिंजियल इरिटेशन होती है। क्या होगी, मेनिंजियल इरिटेशन, तभी तो वो कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स की साइन ये आएंगे। ये मेनिंजियल इरिटेशन को रोकेंगे। ये मेनिंजियल इरिटेशन आगे क्या करेगी, आईसीपी को इंक्रीज करेगी। इसलिए हम वहां पे प्रिवेंट कर रहे हैं फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड हिप्स। ये वाली बात याद रखना, मैंने मेनिंजाइटिस में अच्छे से बताई थी आपको, अगर आपको याद रहे तो। मेडिकेशन इसकी ये रही, कहाँ है। हम्म। ये देखिएगा जी, मेडिकेशन जब आईसीपी इंक्रीज हो जाए तो हमें कौन कौन सी मेडिकेशन देनी है, देखो। एंटी सीजर, पहली मेडिकेशन एंटी सीजर क्यों देनी है, क्योंकि सीजर क्या करता है, आईसीपी बढ़ा देता है। सीजर क्या करेगा, आईसीपी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज आईसीपी, ये आईसीपी को क्या कर देगा, इंक्रीज। इसके लिए हमें क्या देनी है, एंटी सीजर मेडिकेशन देनी है, बताई हुई बात है। एंटी पायरेटिक्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या करेगी, टेम्परेचर है उसको एलिवेट होने से रोकेगी। मसल रिलैक्सेंट क्या करेगी, शिवरिंग को रोकेगी, प्रिवेंट शिवरिंग। तो दोनों ही बातें आपको याद रहेगी। फिर ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, बीपी को कम करने के लिए मेडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बीपी वहां पे क्या कोज करेगी, वहां पर हाइपरटेंशन कोज करेगी, इंक्रीज वहां पर क्या करेगी, वहां पर आईसीपी इंक्रीज करेगी। यहां पे याद रखना, हमें जो बीपी है वो उस मरीज का 100 से लेके 150 एम ऑफ एच जी के बीच में रखना है। कितना, 100 से लेके 150 ऑफ एच जी के बीच में ही रहना चाहिए वहां पर। इससे कम नहीं जाना चाहिए और ना ही इससे ऊपर जाना चाहिए। 100 to 150 याद रखना, कम से कम 100, क्योंकि उससे नीचे तो हाइपरटेंशन में चला जाएगा। 150 से ऊपर वहां पर हाइपरटेंशन मानते हैं, 150 तक नॉर्मल मानते हैं कि इतना वहां पर रहे तो चलेगा। फिर आगे बात की, वहां पे इन्फ्लामेशन और इडीमा को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ये वाली बात याद रख लेना। इंट्राविनस फ्लूइड 1200 ml तक हम वहां पर फ्लूइड देते हैं उस मरीज में, क्या देते हैं, 1200 ml फ्लूइड, ठीक है। तो पूरे दिन में 1200 ml, मतलब कम ही फ्लूइड वहां पर देना है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, क्योंकि वहां पे ज्यादा फ्लूइड देने से क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा। इसलिए वहां पे उसको इन्फ्यूजन पंप से फ्लूइड देते हैं कि कितने एमएल, 50 ml पर आवर जा रहा है, 100 ml पर आवर जा रहा है, तो जितना हमें पता लगे भी हाँ इसमें आईसीपी बढ़ेगा नहीं। फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम उस मरीज में देंगे। वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, तो उसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटोल की हमने वहां पे जिक्र किया कि मैनिटोल हम वहां पे उस मरीज में देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें वहां पे आपने याद रखनी है जी। और वाल्सल्वा मैनुअर वाली बात होगी, हेमिप्लेजिया बेबिन्स की रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। इंटरवेंशन में हमने ये एंटी सीजर वाली बात बता दी, रेस्पिरेटरी स्टेटस वाली बात होगी, यहां तक 12th पॉइंट तक हमने पढ़ दिया है। फिर हाइपरथर्मिया, ठीक। यहां तक मेरे को बताओ जी, आपको कोई दिक्कत है तो पूछें जी।
सारों को बात क्लियर है? अब हम ये केस स्टडी है, इसको पढ़ते हैं, ये क्या बता रही है। आज पढ़ते। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु सस्टेन ए हेड इंजरी, जिसके अंदर क्या हुई है, हेड इंजरी हुई है। आफ्टर बीइंग हिट इन द साइड ऑफ द हेड, उसके हेड के सिर, मतलब सिर के साइड में लगी है। किससे लगी है? विद ए बेसबॉल बैट, जो बेसबॉल वाला डंडा है उसके बैट से वहां पे उसके साइड में हिट हुआ है। द क्लाइंट वाज एडमिटेड टू द न्यूरोलॉजिकल यूनिट एट, वहां पर 13 AM, या वहां पे इसको 1 PM बोल दो अब, दोपहर को 1 बजे वहां पे वो एडमिट हुआ है। 1 बजे अलर्ट था, ओरिएंटेड था, और कंप्लेनिंग ऑफ ए हेडेक। क्या कंप्लेन कर रहा था? हेडेक। और हेडेक भी वहां पे कोई ज्यादा नहीं था। आउट ऑफ 10 वहां पे उसने 3 ही नंबर दिए कि 3 आउट ऑफ 10। ये उसने 1 to 10 जो न्यूमेरिकल पेन स्केल आता है उसके ऊपर उसने वहां पे अपना नंबर बताया। उस वक्त 1 बजे जब उसका ग्लास कोमा स्केल चेक किया गया तो जीसीएस उसका 15 था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। अब देखिएगा उसको क्या फील हो रहा है 2 बजे, वहां पे 2 बजे वो 1400 लिखा हुआ है, तो ये 14 मतलब 2 बज गए। 2 बजे रेस्टलेसनेस फील हुई है उसको, बेचैन हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है वो। याद आ गया इंक्रीज आईसीपी का अर्लीस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर, मतलब रेस्टलेसनेस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है कौन? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब ये डिक्रीज हो रही है तो कौन बढ़ रहा है? आईसीपी। 2 बजे इसका क्या बढ़ना शुरू हो गया? आईसीपी बढ़ना शुरू हो गया। आपको कैसे पता लगा आईसीपी? क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज। कैसे पता लगा? रेस्टलेसनेस से। 1 बजे तक तो उसका जीसीएस 15 था, सही था। 2 बजे वहां पे रेस्टलेसनेस हुई, वहां पे वो बेचैन हुआ, प्यूपिल स्लो टू रिएक्ट। अब वहां पे लाइट डालने से धीरे धीरे वो प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं वहां पर। ओ सॉरी, मतलब लाइट डालने से प्यूपिल जो है वो डायलेट तो थे पहले, अब वो धीरे धीरे नैरो हो रहे हैं लाइट डालने से धीरे धीरे। अब अपने कैसे होता है? अचानक से नैरो होता है, क्योंकि एक्सेसिव लाइट रेटिना पे जाने नहीं देते प्यूपिल। ये कैसे जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है। ग्लासकोमा स्केल अब कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। इसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रही है। आ जाओ, वाइटल साइन 1 बजे उसके वाइटल साइन कैसे थे? नॉर्मल टेम्परेचर था 98.8 नॉर्मल, पल्स 82 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी 20 ब्रेथ, सारी चीजें नॉर्मल है। और बीपी भी उसका 130/88 था, बिल्कुल सही। 2 बज गए, 2 बजे उसका बीपी कैसा हो गया? 2 बजे टेम्परेचर हो गया 100.8, फीवर आ गया जी। हम फीवर किसको मानते हैं आपको पता है? 100.4 से ज्यादा जब जाएगा तो वहां पे फीवर मानते हैं, याद रखना। मोर देन 100.4, तो अब ये हो गया 100.8 आ गया। पल्स 60 बीट पर मिनट आ गई ना, ब्रेडिकार्डिया 88 82 थी, ये रही 82 बीट, अब कितनी होगी? 60। हार्ट रेट क्या जाने लगी? कम, ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा रही है। रेस्पिरेशन अभी भी 18 ब्रेथ पर मिनट है, लेकिन कैसे हो गए? इरेगुलर हो गए, पैटर्न चेंज हो गया, रेगुलर से कैसा हो गया? इरेगुलर। बीपी बढ़ गया, देखो आप उसका कितना हो गया बीपी? 150/68। पहले 88 था डायस्टोलिक, ये कम हो गया, ये 130 था, ये कितना हो गया? 150। तो इसके अंदर देखो, तो वहां पे 130/88 था, तो इसका पल्स प्रेशर आप देखो, तो वहां पे 42 आएगा। इसका पल्स प्रेशर देखो आप, तो वहां पे 70 80, तो 82 आएगा यहाँ पे। ओ सॉरी 52। नहीं ठीक है, तो 70 80, हाँ ठीक है, 82। 82, तो उसका 42 था, इसका 82 है, तो वाइडन पल्स प्रेशर हो गया, वाइडन। और सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, और
ब्रेडिकार्डिया की तरफ वो जाने लग गया वहां पर, तो कुशिंग ट्रायड वहां पे मिलने लगी। अब द नर्स एनालाइसिस द क्यूज, ये जो क्यू है हमें जो मिल रहे हैं वहां पे क्यू मिल रहे हैं वो, एंड नॉट द चेंज इन द क्लाइंट्स, क्लाइंट के अंदर ये चेंज है वो नोट कर रही है, भी ये चीज मिल रही है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट्स कंडीशन हैज डिटोरिएटेड, क्लाइंट की कंडीशन डिटोरिएट होगी, अब नॉर्मल नहीं रही है, एंड इज इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो हमें भी जो है सिम्टम से पता लग गया था और नर्स ने वहां पे कंफर्म कर दिया कि वो डिसओरिएंटेड हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है, मतलब उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। और ये सारी चीज किससे वहां पे मिलती जुलती है, या हमें किस चीज का इंडिकेशन दे रही है कि उस मरीज में आईसीपी इंक्रीज हो रहा है। ये बात आपको सारों को समझ आई थी कि नहीं आई थी, मेरे को बताओ। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है जी। चलो जी, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसको आप रिवाइज करके आ जाओ। आज आप मान लो, आज आपने जो मेनिंजिस पढ़ दी पहले, ठीक है, जीसीएस पढ़ दिया, और आज आपने आईसीपी पढ़ दी, मेनिंजाइटिस एनसेफेलाइटिस आपने पढ़ दिया, क्रेनियल नर्व पढ़ दी, बेल्स पाल्सी पढ़ दिया, और आपने वहां पे टिक डुलुरु या वहां पे आपने ट्राइजेमिनल न्यूरांजिया पढ़ दिया। आपने पूरे नर्वस सिस्टम का 40% पढ़ दिया जी। कितना परसेंट पढ़ दिया? 40% पढ़ दिया। ठीक है, कल है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन के अंदर हम नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर देंगे जी। अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप आईसीपी पूरा अच्छे से रिवाइज करके आओगे ना कल, तो मेरे को स्ट्रोक पढ़ाने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे हल्का सा ब्रेन के बारे में उसके नॉर्मल फंक्शन बताने हैं, और आपको वहां पे जो स्ट्रोक है वो सारे का सारा समझ में आ जाएगा। और उसी तरीके से आपको जो रिमेनिंग डिजीज बची है कि पार्किंसन कौन सी है, माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी है, ये सारी चीजें वहां पे आपको समझ आ जाएगी। बस मेरा एक ही आपको सजेशन है, आपको मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, नर्वस सिस्टम इतना इजी नहीं है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि आप नर्वस सिस्टम से डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे कि यार मैं तो चाहती हूँ कि न्यूरो से क्वेश्चन आ जाए, न्यूरो मेरे को अच्छे से आती है। ठीक है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं आप रखें। वो तभी आएगा जब आप बताई हुई चीजों को रिवाइज करके आओगे। कल जब आप क्लास में आओ, आपको आज तक की जो 3 क्लासेस हुई है उस क्लास का तीनों चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आईसीपी आपको टिप्स पे होगा तो ही आपको स्ट्रोक, सीजर, अनकॉन्शियस पेशेंट कैसे होगा, और वहां पे हेड इंजरी, हेड इंजरी पूरी की पूरी आईसीपी पे निर्भर करती है, स्ट्रोक पूरे का पूरा आईसीपी पे निर्भर करता है। तो दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट और दोनों इस आईसीपी पे आएगी, ये बेस बना दिया आपका आईसीपी। तो अब इसी के ऊपर हम चलेंगे, तो कोशिश ये करना कि ये सारी चीज आपको आए वहां पे जब आप कल क्लास में हो। तो आप सारों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और रिवाइज करके ही आना कल आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।